भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे राजपूत काल, जिसमें हमने चौहान वंश पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। चंदेल वंश। चंदेल वंश का उत्कर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? तो बुंदेलखंड। चंदेल वंश का उत्कर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? तो बुंदेलखंड में हुआ था। आगे देखिए, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर किस वंश का उदय हुआ था? तो चंदेल वंश का। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर किस वंश का उदय हुआ था? चंदेल वंश का हुआ था। जोजाक भुक्ति नाम किस चंदेल शासक के नाम पर पड़ा था? तो जय शक्ति, जेजा या जज्जा। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नन्नुक को माना जाता है, 831 से 845 ईस्वी तक। आगे देखिए, बुंदेलखंड के चंदेल किसके अधीनस्थ सामंत थे? तो ये सामंत थे प्रतिहारों के। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाएगा? तो नन्नुक को माना जाएगा। और बुंदेलखंड के जो चंदेल थे ये किसके अधीनस्थ सामंत थे? तो प्रतिहारों के सामंत थे। किसके नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी? तो नन्नुक के, यही इसका संस्थापक था। किसके नेतृत्व में चंदेलों ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी? नन्नुक के नेतृत्व में। आगे देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? नृप और महीपति की। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो नृप और महीपति की। प्रारंभिक चंदेल किस वंश के सामंत थे? कन्नौज के प्रतिहारों के। चंदेल शासक नन्नुक की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो में थी। चंदेल शासक अपना संबंध किस ऋषि से जोड़ते हैं? तो चंद्रोत्रय ऋषि से। चंदेल शासक अपना संबंध किस ऋषि से जोड़ते हैं? तो चंद्रातीय ऋषि से जोड़ते हैं। चंदेल शासक नन्नुक के पश्चात क्रमशः कौन उत्तराधिकारी बना? तो वाक्यपति, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा राहिल। चंदेल शासक नन्नुक के पश्चात क्रमशः कौन उत्तराधिकारी बना था? तो वाक्यपति, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा राहिल। आगे देखिए, अजयगढ़ के मंदिर तथा महोबा के निकट राहिल सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो राहिल ने कराया था, जिसे उसके नाम से ही पता चलता है। चंदेल वंश के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? खजुराहो लेख, छतरपुर मध्य प्रदेश, ये कृष्ण मिश्र और प्रबोध चंद्रोदय, ये साहित्य स्रोत है और यह पुरातात्विक स्रोत है। खजुराहो लेख छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर का लेख छतरपुर मध्य प्रदेश, मऊ पत्थर अभिलेख, नयोरा लेख हमीरपुर मध्य प्रदेश। देखिए, खजुराहो लेख छतरपुर मध्य प्रदेश, छतरपुर का लेख छतरपुर मध्य प्रदेश, मऊ प्रस्तर लेख अभिलेख ये, फिर न्योरा लेख हमीरपुर मध्य प्रदेश। फिर साहित्यिक स्रोत देखिए, कृष्ण मिश्र, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र, प्रबोध चंद्रोदय, राजशेखर प्रबंध कोश, राजशेखर का प्रबंध कोश है, संदर्भदयी पृथ्वीराज रासो, संदर्भदयी की पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमपाल रासो, जगनिक की परमपाल रासो। चंदेल शासक हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 900 से 925 ईस्वी। 900 से 925 ईस्वी चंदेल शासक हर्ष के शासनकाल की समय अवधि है, यानी कि 25 वर्ष शासन। आगे देखिए, चंदेल शासक हर्ष को किस अभिलेख में परम बट्टारक कहा गया है? तो खजुराहो लेख में। चंदेल शासक हर्ष को किस अभिलेख में परम बट्टारक कहा गया है? तो खजुराहो लेख में कहा गया है। चंदेल शासक हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किसके साथ किया था? कलचुरी शासक कोक्कल से। चंदेल शासक हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किसके साथ किया था? तो कलचुरी शासक कोक्कल से किया था। चंदेल शासक हर्ष ने स्वयं अपना विवाह किसके साथ किया था? चौहान वंश की कन्या कंचुका के साथ। चंदेल शासक हर्ष ने स्वयं अपना विवाह किसके साथ किया था? चौहान वंश की कन्या कंचुका के साथ किया था। चंदेल शासक हर्ष ने किन दो समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चौहान वंश और कलचुरी वंश। चंदेल शासक हर्ष ने किन दो समकालीन राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चौहान वंश और कलचुरी वंश। चंदेल शासक हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। चंदेल शासक हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो यह था वैष्णव धर्म का अनुयायी। आगे देखते हैं, चंदेल शासक हर्ष के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? यशोवर्मन। चंदेल शासक हर्ष के पश्चात
उसका उत्तराधिकारी कौन बना? यशोवर्मन बना। किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त प्राय कर दिया? तो यशोवर्मन, जिसे लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं। ये 930 से 950 इस तक शासन करता है ये। तो किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त प्राय कर दिया? तो यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन। किस चंदेल शासक ने राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग जीत लिया था? तो यह यशोवर्मन था, लक्ष्मण वर्मन। किस चंदेल शासक ने राष्ट्रकूटों से कलिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया था? तो यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मन ने। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर में वैकुंठ मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? तो यशोवर्मन ने। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर में वैकुंठ मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? तो यशोवर्मन ने करवाई थी। आगे देखते हैं, चंदेल वंश की वंशावली किस अभिलेख में मिलती है? तो खजुराहो लेख में। चंदेल वंश की वंशावली किस अभिलेख में मिलती है? खजुराहो लेख में मिलती है। यशोवर्मन के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये धंग बना। यशोवर्मन के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? ये धंग बनता है 950 से और ये 1002 तक। चंदेल शासक धंग के माता और पिता का क्या नाम था? तो माता पुष्पा देवी, पुष्पा देवी और पिता यशोवर्मन। चंदेल शासक धंग के माता तथा पिता का नाम क्या था? तो माता पुष्पा देवी और पिता यशोवर्मन। चंदेल वंश का वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन था? तो धंग था। चंदेल वंश का वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कौन था? तो धंग था। किस चंदेल शासक ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर ग्वालियर, काशी, प्रयाग को विजित किया था? तो ये धंग। किस चंदेल शासक ने पूर्णतः स्वतंत्रता की घोषणा कर ग्वालियर, काशी, प्रयाग को विजित किया था? धंग ने किया था। आगे देखते हैं, खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो ये धंग ने। खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। आगे देखते हैं, किस चंदेल शासक ने प्रयाग स्थित गंगा यमुना के संगम में डूबकर प्राण त्याग दिए थे? धंग ने। किस शासक ने प्रयाग स्थित गंगा यमुना के संगम में डूबकर प्राण त्याग दिया था? धंग ने त्यागा था। आगे देखते हैं, खजुराहो में जिननाथ, बैद्यनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। खजुराहो में जिननाथ, बैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो धंग ने करवाया था। धंग के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो गंड को। धंग के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो गंड को माना जाता है। आगे देखते हैं, गंड के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो विद्याधर। गंड के बाद कौन बनता है चंदेल वंश का उत्तराधिकारी? तो विद्याधर। ये 1019 से 1029 ईस्वी। तो चंदेल शासक विद्याधर को मुसलमान लेखक किस नाम से उल्लेखित करते हैं? तो नंद तथा विदा से। चंदेल वंश के शासक विद्याधर को मुसलमान लेखक किस नाम से उल्लेखित करते हैं? तो नंद तथा विदा से। ग्वालियर के कछवाहा शासक किसके सामंत थे? तो चंदेलों के। ग्वालियर के कछवाहा शासक किसके सामंत थे? तो चंदेलों के सामंत थे। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के किस राजा की हत्या की थी? तो राज्यपाल की। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के किस शासक की हत्या करी थी? तो राज्यपाल की। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या क्यों की थी? तो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण करने के कारण उसकी हत्या कर थी। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने मोहम्मद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था बिना युद्ध लड़े। विद्याधर ने कन्नौज में किसे शासक बनाया था? तो राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को। विद्याधर ने कन्नौज में किसे शासक बनाया था? तो राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को। किस चंदेल शासक ने मालवा पर परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था? तो विद्याधर ने। किस चंदेल शासक ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगेदेव को पराजित किया था? तो विद्याधर ने किया था। किस चंदेल शासक की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान कृष्ण मिश्र निवास करते थे? तो कीर्तिवर्मा। किस चंदेल शासक की राजसभा में प्रसिद्ध
विद्वान कृष्ण मिश्र निवास करते थे? तो कीर्तिवर्मन के। आगे देखते हैं, ने परम माहेश्वर श्री अलरंजाधिपति की उपाधि धारण करी थी? परिमित देव या परमल ने? किस चंदेल शासक ने परम भट्टारक, परम महेश्वर श्री कालरंजाधिपति की उपाधि धारण करी थी? परिमित देव या परमल ने? चंदेल चौहान संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण किन ग्रंथों से मिलता है? तो सारंग धर्म पद्धति या तथा प्रबंध चिंतामणि से। चंदेल चौहान संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण किन ग्रंथों से मिलता है? तो सारंग धर्म पद्धति तथा प्रबंध चिंतामणि से। चंदेल और चौहानों के मध्य युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो महोबा का युद्ध। ये बहुत ही ज्यादा वीरों का युद्ध है। आल्हा और उदल किस क्षत्रिय शाखा के कुल से संबंधित थे? तो बनाफर शाखा से। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में आल्हा को युधिष्ठिर तथा उदल को भीम के साक्षात अवतार कहा गया है? तो जगनिक कृत परम्पाल रासो आलाखंड। जगनिक, अब देखिए ये आलाखंड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है सुनने में। कभी सुनिए तो आपको इसमें वीर रस का ऐसा होगा कि सुनते ही आपके अंदर एक वीर का भाव आ जाएगा, है ना। तो ये किस ग्रंथ में आल्हा को धर्म राज युधिष्ठिर और तथा उदल को भीम का साक्षात अवतार कहा गया है? तो जगनिक कृत परम्पाल रासो आलाखंड। किस चंदेल शासक ने दशारणाधिपति दर्शन विलासा के निकट मालवा का क्षेत्र कहा गया है? तो परिमित देव को। किस चंदेल शासक को दर्शनाधिपति या दर्शनाभिलाषा के निकट मालवा का क्षेत्र कहा गया है? तो परिमित देव को कहा गया है। किस तुर्क आक्रमणकारी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण 1203 में कर कलिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। किस तुर्क आक्रमणकारी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण कर कलिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चंदेल शासक परिमित देव की मृत्यु किस दुर्ग में हुई थी? तो कलिंजर दुर्ग में हुई थी। परिमित देव के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? त्रिलोक्यवर्मन। ये 1203 से 1247 तक रहा। परिमित देव के पश्चात चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? त्रिलोक्यवर्मन बनता है। खजुराहो में निर्मित अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के कालखंड में होता है? तो ये चंदेल राजवंश के। खजुराहो में निर्मित अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के कालखंड में होता है? तो चंदेल वंश। चंदेलों के प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र कौन से थे? खजुराहो तथा कलिंजर। चंदेलों के प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र कौन थे? तो ये खजुराहो तथा कलिंजर था। गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश देख लेते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मूलराज प्रथम। ये 941 से 955 ईस्वी तक। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो मूलराज प्रथम के। आगे देखिए, गुजरात के चालुक्य वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। गुजरात के चालुक्य वंश को किस अन्य नाम से जाना था? सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? अहिलवाड़ में स्थित थी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अहिलवाड़। अहिलवाड़ के चालुक्यों के उदय से पूर्व गुजरात के इतिहास सामान्यतः किससे संबंधित है? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। ये अहिलवाड़ के चालुक्यों के उदय से पूर्व गुजरात का इतिहास सामान्यतः किससे संबंधित था? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों से। अब आते हैं गुजरात की चालुक्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत पढ़ते हैं, क्या है? चलिए पुरातात्विक स्रोत देखिए। पुरातात्विक स्रोत में कुमारपाल का वाणनगर प्रशस्ति श्रीपाल द्वारा रचित है। कुमारपाल का वाणनगर प्रशस्ति श्रीपाल द्वारा रचित। उदयपुर लेख, तलवाड़ा लेख और कादि लेख। अब साहित्यिक स्रोत में ये हेमचंद कृत दृश्य काव्य, सोमेश्वर कृत कीर्ति कुमैदी, जयसिंह सूरी कृत कुमार भूपाल चरित और मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि। हेमचंद कृत क्या है? द्विश्रेय काव्य और सोमेश्वर कृत कीर्ति कुमैदी और जयसिंह सूरी कृत कुमार भूपाल चरित, कुमार भूपाल चरित और मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि। आगे देखते हैं हम लोग। किस अभिलेख में गुजरात की चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक
अथवा कमंडल से बताई जाती है। तो वाणनगर लेख से। इस अभिलेख में गुजरात की चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमंडल से बताई जाती है। तो वाणनगर लेख से। गुजरात के चालुक्य शासक किस धर्म के पोषक और संरक्षक थे? तो जैन धर्म। गुजरात के चालुक्य शासक किस धर्म के पोषक संरक्षक थे? तो जैन धर्म के थे। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किन राजवंशों की पतनशील अवस्था का लाभ उठाकर की गई थी? तो प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किन राजवंशों के पतनशील अवस्था का लाभ उठाकर की गई थी? तो प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम ने सर्वप्रथम किससे संघर्ष किया था? तो विग्रहराज चौहान एवं वरापलाट। विग्रहराज चौहान और वरापलाट से चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज ने संघर्ष किया था। इससे विग्रहराज से और वारप से। आगे देखिए, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने किसे पराजित कर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था? कच्छ के आभीर शासक लाखा को। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने किसे पराजित कर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था? तो कच्छ के आभीर शासक लाखा को। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर को प्रमुख तीर्थ के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने। सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को प्रमुख तीर्थ के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने। शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय और लाट के चालुक्य वरप ने मिलकर मूलराज पर आक्रमण किया तथा मूलराज भागकर किस प्रसिद्ध दुर्ग में शरण ली थी? तो कांथा दुर्ग में। शाकंभरी के चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय तथा लाट के चालुक्य वीरप ने मिलकर मूलराज पर आक्रमण किया था तथा मूलराज भागकर किस प्रसिद्ध दुर्ग में शरण ली थी? कांथा दुर्ग में। किस परमार शासक ने मूलराज पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था? तो परमार शासक मुंज ने किया था। किस परमार शासक ने मूलराज पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था? तो परमार शासक मुंज ने। लाट शाखा का चालुक्य शासक वराप की हत्या किसने करी थी? तो ये मूलराज के पुत्र चामुंड राय ने। लाट शाखा के चालुक्य शासक वराप की हत्या किसने करी थी? मूलराज के पुत्र चामुंड राय ने करी थी। चालुक्य शासक मूलराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो मूलराज का पुत्र चामुंड राय। चालुक्य शासक मूलराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो मूलराज का पुत्र चामुंड राय बना। चालुक्य शासक चामुंड राय को किसने पराजित किया था? तो कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय। चालुक्य शासक चामुंड राय को किसने पराजित किया था? तो कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय। चामुंड राय की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दुर्लभ राज। चामुंड राज की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी बनता है दुर्लभ राज बनता है। आगे देखिए, चालुक्य शासक दुर्लभ राज द्वारा लाट प्रदेश की विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो कुमार पाल भूपाल रचित से। चालुक्य शासक दुर्लभ राज द्वारा लाट प्रदेश की विजय की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? कुमारपाल भूपाल रचित इससे। अब दुर्लभ राज के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो दुर्लभ राज का भतीजा भीमदेव प्रथम। दुर्लभ राज की मृत्यु के पश्चात चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो ये बनता है भीमदेव प्रथम। भीमेश्वर देव तथा भट्टारिका के मंदिरों का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। भीमेश्वर देव तथा भट्टारिका के मंदिरों का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव को किस सामंत ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव के किस सामंत ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके चले जाने के पश्चात किस शासक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त करके चले जाने के पश्चात किस शासक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। आगे देखिए क्या है, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर किस समकालीन शासक को परास्त किया था? तो परमार भोज को। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर किस समकालीन शासक को परास्त किया था? तो परमार भोज को। भीम प्रथम के शासनकाल में की सबसे प्रमुख घटना कौन सी है? तो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। भीम प्रथम के शासनकाल की
सबसे प्रमुख घटना कौन सी है? तो महमूद गजनवी के गाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर किस शासक को पराजित किया था? तो ये था राजा हम्मुक। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने सिंध क्षेत्र में प्रवेश कर किस शासक को परास्त किया था? तो राजा हम्मुक को परास्त किया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने आबू पर्वत पर आबू पर्वत क्षेत्र के किस शासक को पराजित किया था? तो धंधुक को। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने आबू पर्वत क्षेत्र के किस शासक को पराजित किया था? धंधुक को पराजित किया था। परमार शासक भोज ने किसे पराजित किया था? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम को। उदयपुर लेख के अनुसार परमार शासक भोज ने किसे पराजित किया था? तो ये था चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1064 ईस्वी में हुई थी। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1064 ईस्वी में। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो ये बनता है भीमदेव का पुत्र कर्ण। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बनता है भीमदेव का पुत्र कर्ण। चालुक्य शासक कर्ण की शासन अवधि क्या थी? तो 1064 से 1094 ईस्वी। चालुक्य शासक कर्ण की शासन अवधि क्या थी? तो 1064 से 1094 ईस्वी। अहिनिलवाड़ के कर्णमेरु मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चालुक्य शासक कर्ण को। अहिलवाड़ के कर्णमेरु मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चालुक्य शासक कर्ण को दिया जाता है। आगे देखते हैं। गुजरात में कर्णवती नामक नगर बसाकर कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्णसागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कर्ण ने। गुजरात में कर्णवती नामक नगर बसाकर कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कर्णेश्वर मंदिर और कर्णसागर झील का निर्माण कराया था, कर्ण ने कराया था। आगे देखिए, गुजरात में चालुक्य शासक त्रिलोक के मल्ल की उपाधि किसने धारण करी थी? तो कर्ण ने करी थी। चालुक्य शासक ये त्रिलोक के मल्ल की उपाधि कर्ण ने धारण करी थी। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के माता पिता का क्या नाम था? तो ये था, माता का नाम था मय्यल देवी तथा पिता कर्ण। देखिए आगे देखते हैं। चालुक्य शासक कर्ण के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जयसिंह सिद्धराज। चालुक्य शासक कर्ण के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? जयसिंह सिद्धराज बना। आगे देखिए, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की शासनावधि क्या थी? तो 1094 से 1143। चालुक्य वंशीय शासक ने सोमनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था। तो जयसिंह सिद्धराज ने जो सोमनाथ पर तीर्थ यात्रा पर जो यात्री जाते थे उन पर जो टैक्स लगता था उसे खत्म कर दिया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने किस आभीर शासक के विरुद्ध आक्रमण कर हत्या कर दी थी? तो ये करी थी आभीर शासक नवघन की हत्या कर दी थी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने परमार वंशी शासक को 12 वर्षों के युद्धोपरांत बंदी बनाया था। तो परमार शासक यशोवर्मन को इसने बंदी बना लिया था जयसिंह सिद्धराज ने। किस चालुक्य शासक ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। तो अवंतीनाथ की उपाधि किसने धारण करी? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने महोबा के किस शासक को पराजित किया था? तो मदन वर्मा को पराजित किया था चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने। और ये मदन वर्मा कहाँ का शासक था? महोबा का। किस चालुक्य शासक ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर और पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। किस चालुक्य शासक ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर तथा पाटन में सहस्त्रलिंग
नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के समकालीन जैन विद्वान का नाम क्या था? हेमचंद्र नाम था। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के समकालीन जैन विद्वान का नाम क्या था? हेमचंद्र। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था ये। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज किस धर्म का अनुयायी था? शैव। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी विद्वान कौन थे? तो ये हेमचंद्र और श्रीपाल थे। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो हेमचंद्र तथा श्रीपाल। जैन विद्वान हेमचंद्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सिद्ध हेम की। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि श्रीपाल ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो वैरोचन पराजय की रचना करी है ये इनके जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि श्रीपाल ने। और जो सिद्ध होम रचना है किसकी? हेमचंद्र की रचना है। जैन विद्वान हेमचंद्र की रचना है। मुस्लिम लेखक औफी के अनुसार किस चालुक्य शासक ने खंभात कैम्बे में मस्जिद के निर्माण हेतु 1 लाख बलतोरा गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज द्वारा। मुस्लिम लेखक के अनुसार किस चालुक्य शासक ने खंभात में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1 लाख बलोत्रा गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना है? तो कुमारपाल बनता है। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो जयसिंह ये बनता है कुमारपाल। कौन जैन आचार्य हेमचंद्र मंत्री उदयन और सेनापति कन्नड़ देव की सहायता से शासक बनता है? तो कुमारपाल बनता है। चालुक्य शासक कुमारपाल की शासन अवधि क्या थी? ये थी 1143 से 1172 ईस्वी। जयसिंह सूरीकृत कुमारपाल चरित में किस शासक के विस्तृत विजयों का उल्लेख मिलता है? तो चालुक्य शासक कुमारपाल। जयसिंह सूरीकृत कुमारपाल चरित में किस शासक की विस्तृत विजयों का उल्लेख मिलता है? तो चालुक्य शासक कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल के राजकवि कौन है? तो जयसिंह सूरी। चालुक्य शासक कुमारपाल के राजकवि जयसिंह सूरी। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो जैन आचार्य हेमचंद्र। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो जैन आचार्य हेमचंद्र। किस शासक ने अभक्ष नियम स्वीकार कर मांस मदिरा का परित्याग कर अपने राज्य में पशुवध निषेध कर दिया था? चालुक्य शासक कुमारपाल ने। तो किस शासक ने अपने राज्य में मांस मदिरा का परित्याग कर पशु वध का निषेध कर दिया था? तो चालुक्य शासक कुमारपाल। आगे देखिए, किस चालुक्य शासक ने उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि धारण करी थी? तो कुमारपाल ने धारण करी थी। किस चालुक्य शासक ने उमापति लब्ध लवण प्रसाद की उपाधि धारण करी थी? तो कुमारपाल ने। किस ग्रंथ में द्वयाश्रय महाकाव्य भी कहते हैं? तो कुमारपाल का चरित। किस ग्रंथ में द्वयाश्रय महाकाव्य भी कहते हैं? तो कुमार का पाल चरित। कुमार का पाल चरित। कुमार पाल कालीन लेख बड़नार प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? श्रीपाल ने करी थी। ये उसका कवि था, दरबारी कवि। इसका कुमारपाल का बड़नार प्रशस्ति की रचना करी है इसने। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस चौहान वंशी शासक को परास्त किया था? अणोराज को परास्त किया था। चालुक्य शासक कुमारपाल ने किस चौहान वंशी शासक को परास्त किया था? तो अणोराज को परास्त किया था। आगे देखिए, चौहान शासक अणोराज ने किस शासक के साथ अपनी पुत्री जल्हाड़ देवी का विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे? तो चालुक्य शासक कुमारपाल से इसने विवाह कर दिया। चौहान शासक अणोराज ने अपनी पुत्री जल्हाड़ देवी का विवाह कर दिया था। किसे? चालुक्य शासक कुमारपाल से। चालुक्य शासक कुमारपाल के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो अजयपाल बनता है। चालुक्य शासक कुमारपाल के पश्चात उत्तराधिकारी अजयपाल। चालुक्य शासक अजयपाल के पश्चात उत्तराधिकारी कौन? मूलराज द्वितीय बनता है। मूलराज द्वितीय ये अजयपाल के बाद उत्तराधिकारी बनता है। और इसके पहले कौन रहता है? कुमारपाल रहता है। मूलराज द्वितीय के पश्चात उत्तराधिकारी बनता है भीम द्वितीय। तो पहले कुमारपाल, फिर अजयपाल, फिर मूलराज द्वितीय, फिर मूलराज द्वितीय के बाद में भीमदेव द्वितीय आता है।
किस चालुक्य शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था? तो भीमदेव द्वितीय ने, है ना, कि ये 1178 में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करता है चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्रा से कौन से कर वसूल किया जाता था? कूट नामक कर। चालुक्य शासकों द्वारा तीर्थ यात्री से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो कूट नामक कर वसूल किया जाता था। किस चालुक्य शासक ने नारायणावतार तथा अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण करी थी? तो भीमदेव द्वितीय ने। किस चालुक्य शासक ने नारायणावतार तथा अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण करी थी? तो भीमदेव द्वितीय ने करी थी। चालुक्य शासक भीमदेव के दो योग्य मंत्रियों का नाम बताइए। तो लवण प्रसाद और वीर धवल। चालुक्य शासक भीमदेव के दो दो योग्य मंत्रियों का नाम था लवण प्रसाद और वीर धवल। आगे देखते हैं। यात्रियों से कूट नामक कर वसूल किया था? तो ये भीमदेव द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने तीर्थयात्रियों से कूट नामक कर वसूल किया था? तो भीमदेव द्वितीय। गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजपूतों का अंतिम शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय। गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजपूतों का अंतिम शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय था। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय किस मंत्री ने अनिलवाड़ पर अधिकार कर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी? तो लवण प्रसाद ने। किस चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के किस मंत्री ने अनहिलवाड़ पर आक्रमण कर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी? तो लवण प्रसाद ने करी थी। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मंत्री लवण प्रसाद ने किस राजवंश की स्थापना करी थी? तो बघेल वंश की स्थापना करी थी। आगे देखते हैं। संगे त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजवंश। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।